नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और जब बहुत सारे ट्रिगर हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पॉजिटिव साइड पर जाना है, नेगेटिव साइड पर जाना है। और अक्सर जब इतने सारे ट्रिगर पॉइंट्स, इतनी सारी खबरें जमा हो जाती हैं तो हमें केवल एक ही नाम याद आता है, सुनील सुब्रमण्यम सर, जो कि हमारी सारी टेंशन्स को दूर करा देते हैं कि किस साइड पर जाना है। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेंस एंड सिंप्लिसिटी से। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। सुनील सर, इस समय बहुत सारी खबरें आ गई। पहले हम पिछले 2 महीने से हम लगातार बीच बीच में बात करते रहे हैं। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव तो हो ही गया कि दोनों साइड से बोल दिया गया। अब ये बात आ रही है कि नेक्स्ट वीक हमारा एक डेलीगेशन जाएगा अमेरिका और ट्रेड डील के फाइनल प्रिंट्स जो भी तैयार होंगे वो करेगा एंड देन फिर मार्च में डील साइन हो जाएगी। इस तरह की बातें आ रही हैं। सेम यूरोप के साथ हुआ कि यूरोप के साथ हमारा एफटीए साइन हो रहा है। दो चीज़ें तो पॉजिटिव ये हो गई सर, लेकिन ये ईरान अमेरिका की टेंशन आ गई। ऊपर से हमारे आरबीआई ने लैंडिंग नियम थोड़े से ब्रोकर्स के लेवल पर टफ कर दिए। एक चीज़ पॉजिटिव ये हुई कि एफआईज भी लौट आए। तो अब ये सर खिचड़ी पक चुकी है कि 3 ट्रिगर पॉजिटिव खड़े हैं और 2 ट्रिगर नेगेटिव खड़े हैं। आप किस साइड जाएंगे अभी? देखिए, आपने जो ट्रिगर बताया, मैं क्या है कि जियोपॉलिटिक्स ना, वो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स के लिए ट्रिगर होता है, निवेशक इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, जिसका मीडियम टर्म आउटलुक होता है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंडिया पाक वॉर होता, ऐसी बात होती, तो इंडिया के जो अर्थव्यवस्था की जो फ्यूचर है या जो भी चीज़ है उसके ऊपर असर पड़ता, या फिर अमेरिका के ऊपर कुछ हुआ, समझिए कि उधर की जो अर्थव्यवस्था पे, तो हमारी भाई कई क्षेत्र है जो अमेरिका के अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आईटी, फार्मा, बहुत सारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स। वो भी नहीं है, ये ईरान के साथ है। एज इट इज सैंक्शन के कारण हमने ईरान से ऑयल, तो तेल खरीदना तो बंद ही कर दिया था कुछ साल पहले ही। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो एक डर है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण एमर्जिंग मार्केट के फ्लोस में कटौती होगी और उसमें से इंडिया को कुछ भारी पड़ेगा। ये गलत चीज़ है, क्योंकि एज इट इज इंडिया फेवर्ड इमर्जिंग मार्केट नहीं था। इमर्जिंग मार्केट में फेवर्ड है कोरिया और ताइवान और टू सम एक्सटेंट चाइना। कई सारे कारण हैं। एक वैल्यूएशन एक कारण है, दूसरा एआई का रेडीनेस और एआई की जो आगे की सोच है उन देशों में, उसकी बात है, वो अलग है। तो इंडिया को एज इट इज वो पैसा नहीं मिल रहा था जो हमें हक से आना चाहिए था हमारे ग्रोथ के ऊपर। और आपने बताया कि पॉजिटिव ट्रिगर्स, मैं कहूँगा कि सबसे पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि जो हम मान रहे हैं कि ये अर्निंग सीजन की ठीक ठाक रही थी, क्योंकि एक 15,000 करोड़ का लेबर कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका एक वन टाइम कॉस्ट मार्केट के प्रॉफिट में, जो करीबन 5 या 6% मार्केट के प्रॉफिट, वो वन टाइम एक विश को पीना पड़ा। राइट, अगर उसको हटाए तो मैंने देखा कि इवन लार्ज कैप्स जो है टॉप 100 स्टॉक्स का 11% अर्निंग्स की ग्रोथ रही है, और मिड एंड स्मॉल कैप का पूछे मत, बहुत ही जबरदस्त थी। तो मेरे ख्याल में ये अर्निंग सीजन इनिशियली जो लग रहा था कि कुछ खराब थी, उतनी अच्छी नहीं थी, और वो लेबर कोड के इम्पैक्ट के कारण थी एक नाराजगी, तो अब साफ साफ दिख रहा कि डबल डिजिट ग्रोथ पे लार्ज मिड स्मॉल सब बढ़ रहे हैं। तो अब आने वाले दिन के लिए मेरे ख्याल में एक निवेशक को खाली ये सोचना चाहिए कि भारत का भविष्य, अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट में अभी क्या है नेगेटिव जो आ सकते हैं। एक है, अगर लॉन्ग टर्म में तेल का दाम एक अपवर्ड ट्रेंड में, ये शॉर्ट टर्म में $3-4 बढ़ना बिकॉज ऑफ ईरान टेंशन, उसको छोड़िए। लॉन्ग टर्म में अगर ऑयल 75 के ऊपर सेटल होने वाला है तो इंडिया के ऊपर भारी पड़ सकता है। और मेरा मानना है कि वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी का जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि इस साल के अंदर ही आपको करीबन 3.5 से 4 मिलियन बैरल का एक्सेस सप्लाई आने वाला है वर्ल्ड में। तो तेल के दाम मुझे इस टेंशन को छोड़कर ऐसे कोई एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में नहीं दिख रहे हैं। वो है सिंगल बिगेस्ट रिस्क इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये एआई वाला चीज है जो आईटी सेक्टर के ऊपर हावी है, बट ओवरऑल मार्केट के ऊपर उतना उसका असर नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एफआईएस की जो आंकड़े आपने भी बताया कि ये अभी स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं कि एक दिन को छोड़े जो एक वर्ल्ड वाइड आईटी सर्विसेज में सेल ऑफ हुआ था,
तो हमारे यहाँ पे उन्होंने 7,000 करोड़ से ज़्यादा बिकवाली की थी। उसको छोड़िए तो कहीं पे भी देखिए उनका इधर 1,000 करोड़ का प्लस है या 1,000 करोड़ के अंदर माइनस है। यानी उनकी सोच इंडिया की ओर बदल गई है। पहले जो भयंकर बिकवाली कर रहे थे वो ऐसा नहीं है, वो एक दिन के बाद छोड़े। तो मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति, इंडो यूरोप डील और इंडो यूएस डील लॉन्ग टर्म के लिए, भले ही टाइम लगे उनको इम्प्लीमेंट करने में, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। और उस हिसाब से कल की जो करेक्शन हुई थी वो एक भयंकर बाइंग अपॉर्चुनिटी था। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपका सोच एज ए निवेशक होना चाहिए, क्या इंडिया की अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर इसका कोई असर आ सकता है। मेरा मानना नहीं है कि ये ईरान और अमेरिका का जो जो भी तनाव होता है, शॉर्ट टर्म में नेचुरली रिएक्शन होगा, मगर एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और कौन से क्षेत्र को बाय करना है वो बात अलग होती है, मगर मार्केट में आपको बायस रहना है इस मौके पे। और डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा ट्रिगर्स अभी कुछ बाकी नहीं है। छोटे मोटे ट्रेड डील साइन होंगे। आरबीआई का तो अभी रेट कट का कोई उम्मीद नहीं है, तो उसका भी एक ट्रिगर सामने नहीं है। और फिर क्या, एक अच्छी मानसून की उम्मीद करते हैं बस। और कुछ डोमेस्टिकली अभी नेक्स्ट अर्निंग सीजन तक कुछ और फ्रेश ट्रिगर्स इंडिया से नहीं आने वाले हैं। और स्टेबल सेट हुआ, और मेरे ख्याल में और 2026 27 27 की बात करें आप, मेरे ख्याल में लार्ज कैप इंडेक्स में ही आपको करीबन 13 से 14% की अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए, और मिड कैप में 20 और स्मॉल कैप में 25 से ज्यादा। तो यस, वैल्यूएशंस इसको वो एक तरह से डिस्काउंट कर चुके हैं। इसलिए अ, ऐसा नहीं है कि ये डबल डिजिट या 28% ग्रोथ से एकदम छलांग लगाएगी, मगर मार्केट का जो अंडरटोन है, क्योंकि इसके ऊपर है डीआईआई का बाइंग सपोर्ट, तो मेरा मानना है कि ऐसी चीजें होती रहेगी। स्पेकुलेटर्स जो पोजीशंस बिल्ड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, वो तो रिएक्ट करेंगे, सेल करेंगे। और कल की जो भयंकर बिकवाली है ना, उसमें एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा। एफआईएस का सेलिंग 1,000 करोड़ से नीचे था, डीआईएस का भी 1,000 करोड़ से नीचे था। तो ये सेलिंग वाज नॉट कॉज्ड बाय एफआईआई या डीआईआई। ये रिटेल निवेशक जो डर गए थे इस वॉर के कारण, स्पेकुलेटर्स, और ये हेज फंड, इंटरनेशनल स्पेकुलेटर्स भी जो एक पोजीशंस बिल्ड करते हैं, उनका कोई जो होता है ना एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, उसमें एक स्टॉप लॉस या जो भी ट्रिगर हो गया, तो इसके कारण बिकवाली हुई थी। कोई फंडामेंटल चीज में कोई भी बदलाव इंडिया के बारे में नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, चीजें बेहतर हो रही है और भविष्य भी बेहतर दिख रहा है। यही मेरी सोच है कि आप इस जियोपॉलिटिक्स में जाके फंसे ना। ऑफ कोर्स आपका शॉर्ट टर्म आउटलुक है, कुछ करना चाहिए, तो डेफिनेटली इसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मगर मेरी सोच शॉर्ट टर्म निवेशक की नहीं होती है कभी भी। बिल्कुल ठीक बात है सर। बिल्कुल हम मानते भी हैं सर। आप मैं बता दूं दर्शकों को कि सुनील सर सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी पद से रिटायर हुए थे अभी, और कुछ समय पहले ही। और बेहतरीन सर का जो टेन्योर था ना, उस टेन्योर में सुंदरम म्यूचुअल फंड ने बेहतरीन माइलस्टोन क्रिएट किए थे। और ख़ास तौर से जो सुंदरम म्यूचुअल फंड की पहचान बनी थी ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के तौर पर बेहतरीन बनी थी। कि मतलब पहचाना जाता था कि ये फंड है जिसमें कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बनेगा। और सर ने जब बताया, देखो मैं सर की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर ने अभी मेरी जब सर से आज से करीब 1 सवा महीने पहले सर से बातचीत हुई थी, तो सर ने बताया था कि फरवरी और मार्च झेल लो, उसके बाद आपको अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और अभी तो हम फरवरी में खड़े हैं, और फरवरी में ही अच्छी चीज़ें हमें एक दो मिली। हमें जनवरी एंड में आते आते यूरोप की डील मिल गई। हमको फरवरी में शुरुआत में ही अमेरिका की डील का पता लग गया कि हाँ भाई चलो, अनसर्टेनिटी कुछ हद तक तो हटी एटलीस्ट। लेकिन एक ट्रिगर और एफआईज भी लौट आए, हाँ ये चीज़ भी पॉजिटिव हो गई। अब एक चीज़ और सर, जो मैं देख रहा था कि थोड़ा सा मार्केट डरा अभी पिछले 15 दिन में, वो एआई के वजह से डर गया था, जिसमें कि हमारी जो मेजर जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनकी ढंग से पिटाई हो गई। अब भारत मंडपम में वहाँ पर एआई की एक पूरी समिट चली, और उसमें एक पूरी सोच बनी कि भाई भारत किस तरफ एआई की तरफ जा रहा है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई सुनील सर, मेरी कल ना एक वहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है एआई को लेकर, उनसे ही, उन्हीं के फाउंडर से बात हो रही थी।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना इस पूरी समिट में बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए, और उसमें जो जो मिड कैप जो लोग हैं या मिड कैप आईटी के जो लोग हैं और जो स्मॉल अपने स्टार्टअप लेके चल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे बेस फंडामेंटल प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए हैं जिसकी इंडिया को तलाश थी। उनमें से मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। भारत जेन, जो कि एक इंडिया का ही सॉवरेन फ्लैगशिप एक स्टार्टअप कह सकते हैं, ये आईआईटी बॉम्बे के कुछ जो लोग हैं उन्होंने कंसोर्शियम बना के इन्होंने एक बेस फंडामेंटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सर्वम एआई मॉडल, इसकी बड़ी धूम मची है कल वहाँ पर समिट में, और इन्होंने भी, ये बेंगलोर बेस है, इन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया है। Genie.ai, इन्होंने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और एक है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इन्होंने हेल्थ केयर और इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लॉन्च हुए हैं, करीब 12 प्रोडक्ट हैं जिसमें से 4 ने एक अच्छी मतलब जिनको रेस्पॉन्स मिला है। सर, एआई से डरना है या एआई मतलब अपॉर्चुनिटी है आईटी कंपनियों के टूटने में कि खरीदारी कर लें? देखिए, एआई तो दो चीज़ें इसमें, एक है अर्थव्यवस्था में एआई का कंट्रीब्यूशन, और दूसरा है स्टॉक मार्केट में एआई का असर। ठीक है। अब क्या है कि ये सच है कि इंडिया एआई के रेस में पीछे थी, क्योंकि चाइना, कोरिया, ताइवान, अमेरिका, इन्होंने उनके लेबर शॉर्टेज के कारण, चाइना भले ही हमारी पॉपुलेशन से इक्वल है, बहुत बुजुर्ग हो गई है उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो इसके कारण उनके ऊपर एक प्रेशर था कि हमें एआई से अपना प्रोडक्टिविटी और ये काम, क्योंकि लोग नहीं है उतने उनके पास। ठीक है। हमारे पास तो ऑपोजिट प्रॉब्लम था, हमारे पास ढेर सारी जनता है, ढेर सारे युवा है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की एक ज़रूरत थी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगला इलेक्शन जीतना चाहता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिखाना है। तो इसीलिए हम अलग से रहे, और इनिशियली हमारा एक एआई रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हमने हेज माना जा रहा था। मगर क्या हुआ कि जिस तेजी से एआई आगे बढ़ी, जिस तेजी से उसको अडॉप्ट किया, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया, इवन इंटरनेशनल पीपल ने। यानी वो एआई को सपोर्ट कर रहे थे, मगर एआई के कारण नेगेटिविटी किसी चीज पे नहीं थी, खाली इंडियन आईटी के ऊपर थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडियन आईटी इस पे इसके कारण नुकसान में आ जाएगी। राइट। मगर जो एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट से उनको डर आ गया कि पूरी वर्ल्ड वाइड आईटी में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये चीज है कि मैं स्टॉक मार्केट में बारे कहूंगा कि ये एक आईटी सेक्टर रिलेटेड ही एक इम्पैक्ट है। और सेकंड है अर्थव्यवस्था में, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 डेज का जो कॉन्फ्रेंस है, उससे हम एक क्लियर कट एक सोच बता रहे हैं कि हम, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में एआई को बनाने वाले इंजीनियर सब इंडियंस हैं। कहीं भी देखे, अरे परप्लेक्सिटी जो है, जो सबसे एक तेजी से बनने वाली एआई कंपनी है, वो तो एक इंडियन ने ही प्रमोट किया, चेन्नई वाला। तो मेरा मानना है कि इंडिया के पास टैलेंट है। क्या है कि गवर्नमेंट की ब्लेसिंग, पॉलिसी की सपोर्ट और एक क्लैरिटी ऑफ सोच, क्योंकि इनिशियली अगर गवर्नमेंट यही 1 साल पहले एआई को प्रमोट करती तो इमीडिएटली अपोजिशन, ये लोग झंडा उठाते, कहें कि आप यहाँ पे नौकरी को हटा रहे हैं, नौकरी को घटा रहे, अपॉर्चुनिटी को घटा रहे हैं, क्योंकि एक एआई आके 100 लोगों की काम कर सकता है, ऐसे कुछ बातें करके। मगर अब माहौल ठीक है, अब देरी से किया, बहुत दुरुस्त किया। अब आगे से हमारी अर्थव्यवस्था में मैं देख रहा हूं कि एआई का एक हक तेजी से बढ़ेगा, और वो चीज टाइम लगेगी, मगर अगले 2-3 साल में सही होगी। अब आते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट में मैंने कहा ना आपको, एआई का जो चीज है वो नेगेटिव आईटी सेक्टर पे हुआ है, और मेरा मानना है कि ये ओवर रिएक्शन है, क्योंकि हमारे ऊपर जो पहले से ही एक नेगेटिविटी था बिफोर द एंथ्रोपोथिक, उसके बाद उसके और एक बड़ा थप्पड़ मिला। तो आज के दिन में आप 1 साल का रिटर्न कंपेयर करें, 30% से ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर कंपेयर टू निफ्टी, राइट, रफली। तो मेरा मानना है कि एआई अगर आगे बढ़ना है तो इट्स इन पार्टनरशिप विद सॉफ्टवेयर कंपनीज, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब एआई एक तरफ, जो एनवीडिया या जो एंथ्रोपिक, वो जो कंपनियां हैं जो एआई बनाती है, एआई का इस्तेमाल करते हैं, मगर जो एंड यूजर्स होते हैं ना, वो सभी इंडस्ट्रीज में होते हैं।
और उन सभी को चाहिए कि कैसे हम अपने इंडस्ट्री में, चाहे वो कंज्यूमर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, बैंकिंग हो, कैसे एआई को इस्तेमाल करके हम अपना कॉस्ट को मैनेज करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। तो वो चीज में एक कंसल्टेंट, एआई का कंसल्टेंट की जरूरत है, जो आईटी कंपनियां ही फुलफिल करेगी। और मेरा मानना है, आपने कुछ छोटे एआई वाले स्टार्टअप के बारे में बात की है, वो बात अलग है, मगर मेरा मानना है कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज के पास ही बैलेंस शीट है, एक्सपीरियंस है, रिलेशनशिप विद द एंड यूजर कंपनी है, जिसका वो क्या जरूरत है, उनको अपनी वर्कफोर्स को बदलने की जरूरत है। जो एआई रेडी नहीं है उनको घर भेजना होगा शायद, और जो एआई रेडी है उनको आगे प्रमोट करना, फ्रेश हायरिंग भी उस तरह से करना। सेकंड चीज, उनको अपना बिजनेस मॉडल में बदलाव लाना है कि पर पर्सन या पर आवर की जो बिलिंग होती थी, उसमें से उनको पर प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट खत्म करके दूंगा, ये है मेरी बिडिंग। तो एक बिजनेस मॉडल का चेंज में थोड़ा उतार चढ़ाव तो होगा ही, मगर जरूर इसमें विनर्स रहेंगे जो आईटी कंपनीज हैं, जिनके बड़े बैलेंस शीट है, कैश है, और जो एक्विजिशन, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट के तौर से इस एआई को अपना पार्टनर बना के आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी पूरी कॉन्फिडेंस है कि हमारे दिग्गज आईटी कंपनी इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। थोड़ा वक्त का टाइम है। तो यस, तो आपकी जो की सवाल थी, क्या खरीदने का वक्त है, मेरा मानना है यस, कि आपको खरीदना है, धीरे धीरे कीजिए, स्टैगर कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कल से ही ये नई सुबह आ जाएगी, वक्त लगेगा। अनाउंस अभी भी देखा आपने, टीसीएस, इन्फोसिस, सब ने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस एआई के बारे में बता रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भी, उसके अलावा में भी। तो अगले में भी लगेंगे एक साल इसमें, तो उसमें देखेंगे कि ये लोग एआई की इम्प्लीमेंटेशन में, एआई कंसल्टिंग में सबसे आगे बढ़ेंगे, और ज़रूर एक उतार चढ़ाव के बाद उनकी फ्यूचर डेफिनेटली अच्छी होगी। और मेरा मानना है कि आप धीरे धीरे से, आप एक कॉन्ट्रा की बेट से खरीदते जाइए आईटी में। और मेरा स्टिल भी प्रेफरेंस होगा कि लार्ज कैप कंपनीज का बेहतर होगा इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको बैलेंस शीट ताकत चाहिए। कुछ हर एआई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, एक आध में फेलियर होगी, उसको ऑब्जर्व करने की भी ताकत होनी। तो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की है, कैश की है, और इनका कस्टमर रिलेशनशिप, जो इन्होंने 100 से ज़्यादा कंपनियों से हर कंपनी डील करती है, तो उनको पास एआई कंसल्टिंग करने में ये अव्वल नंबर पे होगी। तो बस वॉलेटिलिटी अभी भी जारी होगी, तो इसीलिए आप धीरे धीरे से इसमें खरीदारी शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल का उत्तर मिला कि आईटी कंपनियों में करना क्या है। लेकिन सुनील सर, एक चीज़ और मैं बात कर रहा था कुछ एक एआई एक्सपर्ट से, तो वो बता रहे थे कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज रहीं, वो इनोवेशन में थोड़ा पीछे रह गई। आपने भी बताया कि थोड़ा इनोवेशन में हम पीछे रह गए, लेकिन ये कैश के दम पर जीत जाएंगी, क्योंकि इनकी बुक्स में कैश बहुत पड़ा हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस, सभी की बुक्स देखेंगे बहुत बढ़िया है। और मिड कैप आईटी में ज़्यादातर ये इनोवेशन पर गए, और इन्होंने प्रोडक्ट कुछ ने लॉन्च भी किए, अपने प्लेटफॉर्म भी बनाए, फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट सिस्टम, और बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने की आईटी में अपना दबदबा बनाया एआई को लेकर। सर, ये तो नहीं कि अब ये महंगी डील करेंगे, महंगे एक्विजिशन करेंगे, कैश का डिप्लॉयमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप जो एआई के उस ग्रोथ फेस में कंपनियों को एक्वायर करोगे या उनके साथ पार्टनरशिप करोगे। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस ने अभी एंट्रोपिक के साथ एक जो करार किया, अब एंट्रोपिक की जो मार्केट कैप है वो $380 बिलियन पहुंच गई है, विच इज़ हायर देन द आवर टॉप 10 आईटी कंपनीज। तो अब आप उस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने जा रहे हो, तो आप उसकी शर्तों पर करोगे। फॉर एग्जांपल, हम इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील होती है तो अमेरिका का अपर हैंड होता है, ऐसे ही उनकी कंपनी का अपर हैंड हो गया अब इस समय पर। आप शायद यही डील 5 साल पहले करते, 2 साल पहले करते, तो शायद आपको एक अच्छी डील मिलती। तो ये आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी रहेगा सर। यस, ये रिस्क है जरूर। तो इसीलिए ज़रूर आपने बताया कि ये डिले हो गया, इनको करना था साल, 1.5 साल, 2 साल पहले ही, बट उनने जो उनको रिएक्टिव रहे रादर देन प्रोएक्टिव रहे, ये सच है। और डेफिनेटली आज करेंगे वही डील, उनको कई गुना महंगी होगी, मगर परवाह नहीं, क्योंकि आगे बढ़ना है, अभी चॉइस नहीं है, क्योंकि एक प्रोवन प्रोडक्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एंथ्रोपिक या जो भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर है, यस, आज एआई की जो कंपनियां हैं वो महंगी है, और डील करने में इनको थोड़ा बैकफुट में होगा, बट आई एम सेइंग दैट्स प्राइस टू पे।
और वो पे करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद डिले होना और भी महंगी पड़ सकती है। बट यस, अगर पहले करते तो अच्छा होता, बट नहीं किया तो क्या करें, आज महंगी करनी पड़ रही है और करना होगा, मगर अभी उससे एस्केप नहीं है, एस्केप रूट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इंडियन आईटी कंपनीज़ के पास अब कोई मौका नहीं है, अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको, बस अब यही एक आखिरी चीज़ बची है जो उनके पास ऑप्शन बचा है, तो ये उनको करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो यहाँ से गए। ठीक है सर, आईटी कंपनियों पर क्लैरिटी आई। सर एआई का जो अडॉप्शन है, इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल मैं बजाज फाइनेंस की कॉन कॉल सुन रहा था, उस काउंटर पर उस दिन रिएक्शन भी आया कि उन्होंने अपने जो लोन मांगने वाले लोग हैं, जो टेली कॉलर्स हैं, उसमें उन्होंने एक ट्रायल किया कि 10% उन्होंने एआई का एडॉप्शन लिया और उनको 1600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ गया। ऑलमोस्ट उनके 10% ऑफ द टोटल लोन जो वो लेते हैं उसका एक अच्छा खासा पार्ट उनको मिल गया। सो ये इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है, इसमें फ़ायदा तो उठा रही हैं कंपनियां। अब कॉस्टिंग कम आ जाएगी आपकी एआई के एडॉप्शन से ऑफ कोर्स, और आपके मार्जिन्स अचानक से शूट अप हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगारों की संख्या होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका रिपल इफेक्ट कुछ मिलेगा कि बेरोजगार बढ़ेंगे, कुछ बहुत सारे लोगों की जॉब्स अलग अलग सेक्टर से जाएंगी, ना सिर्फ एआई आईटी से जाएंगी। नहीं, ज़रूर। एआई इज एंटी एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में कोई शक नहीं है। वो एआई का जॉब ही है कि रिप्लेस करना लोगों को। तो इंडिया का एक बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूरी है, और अगर पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा कि कैसे एआई अपनी तरफ से थोड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, बट इट कैन नॉट रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट कितना एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करेगी, ये कड़वी सच है। और इसको इसी के कारण हम देर में इसको देरी कर दी, मगर अब क्या है कि दुनिया बढ़ रही है तो चॉइस नहीं था। और मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ल्ड विल अडेप्ट टू इट, क्योंकि मैं आपको 20-30 साल पहले की बैंक की कंप्यूटराइजेशन की ज़माने के ऊपर लेके जाता हूँ। जब पहले पहले कंप्यूटराइजेशन आया था तो सब लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, सब ने झंडा उठाया कि लेबर इतना कंप्यूटर रिप्लेस कर देगी, ये उतना डर था कि बैंक्स कैसे सर्वाइव करेंगे। आज कोई शक है कि कंप्यूटर्स आए फिर भी बैंक की एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है। अलग अलग तरीके के ये हो रहे हैं, तो एआई का भी यही होगा। एक पीरियड होगा जहाँ पे प्रेशर होगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, टिल पीपल रीट्रेन नए सेक्टर में जॉब्स। जैसे एआई के लिए पावर का ह्यूज डिमांड है, तो पावर सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होगी। डेटा सेंटर का डिमांड है, उधर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी। तो अलग अलग क्षेत्र में आपको उसका एक एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट पॉजिटिवली भी आएगा। मगर यस, इनिशियली आपको खबर आएगी कि ये कंपनी ने इतने कंपनी को, लोगों को ले ऑफ कर दिया, इसने ले ऑफ कर दिया, इसने हायरिंग कम कर दिया। बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल, विक्रम और वेताल की तरह ये साथ में ही जाएगी, बिकॉज एआई का जॉब है ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करना अल्टीमेटली। उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, जो आपने पहले भी बोला था कि फरवरी मार्च में के बाद एक मार्केट में अच्छी रैली आती हुई दिखाई देगी, सर अभी भी उसी स्टेटमेंट पर है, हमें अच्छी रैली मिलेगी? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, आज आरबीआई गवर्नर की स्पीच में एक वर्ड में इस्तेमाल करूंगा, गोल्डीलॉक्स पीरियड फॉर द इकोनॉमी। गोल्डीलॉक्स पीरियड माने ग्रोथ भी अच्छी है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड में है। और उसके अलावा मेरे ख्याल में अर्निंग सीजन से भी आप वन टाइम लेबर कोड का इम्पैक्ट निकाले तो अर्निंग सीजन भी एक यू शेप्ड रिकवरी की एक दिखाई है आशा। तो आने वाले दिन में खबर अच्छी आएगी, क्योंकि यूरोपीय ट्रेड डील और ये ट्रेड डील का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मार्केट नई हाइस पे पहुंच सकती है। ठीक है सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके एज ऑलवेज बहुत सीखने को मिलता है, मज़ा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। तो ये थे सुनील सर जिन्होंने कि बताया कि एआई में हमें क्या करना है, हमें डील करनी पड़ेगी बहुत सारी, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एफआईज का डेटा पॉजिटिव है, ट्रेड डील का फ़ायदा मिलने वाला है, और ईरान अमेरिका टेंशन से घबराना नहीं है। ये सब युद्ध छोटे मोटे चलते रहेंगे जब तक कि इंडिया डायरेक्टली किसी युद्ध में शामिल नहीं होता। कोई हमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत बढ़ गया है, $75 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो टेंशन होगी, उससे पहले कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी मार्च से, एक फरवरी एंड या मार्च के एंड से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी मार्केट में। तो वो अभी भी अपने बयान पर, अपने स्टेटमेंट पर कायम है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।